Welcome to C. Anjali Jain classes, guys. You're ready to make audit easy. So, in the previous lecture, we have started with the specific responses, misstatement resulting from FFR. और उसमें भी हमने बात किया था revenue recognition का. And today in this lecture onwards, we will be discussing about the inventory quantities that is here, and then the management estimates. क्योंकि मैनेजमेंट एस्टिमेट्स में ओनली दो ही पॉइंट है, वी विल ट्राई टू वाइंड अप दिस whole two topics of FFR specific response in this particular lecture, and a surprise awaiting you, right? So we have started with this inventory quantities, right? तो inventory is one of the easiest area to manipulate. सबसे easy area है inventory जिसको कि हम manipulate कर सकते हैं. It directly affects scopes. ये कोक्स को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, सीओजीएस को, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डायरेक्टली अफेक्ट करती है. हम हो सकता है रॉ मटेरियल के प्राइस को ज्यादा दिखा दे, कंजम्पशन ऑफ द रॉ मटेरियल को ज्यादा दिखा दे, क्लोजिंग स्टॉक इन ग्रोस प्रॉफिट. अब ट्रेडिंग अकाउंट में आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है. क्रेडिट का मतलब होता है इनकम, एंड इनकम हमारी इंक्रीज होगी तो व्हाई नॉट ग्रोस प्रोविजन विल इंक्रीज ऑल्सो. तो क्लोजिंग स्टॉक में भी मैनिपुलेशन हो सकती है. फिजिकल वेरिफिकेशन इज डिफिकल्ट. फिजिकल वेरिफिकेशन भी आपकी क्या रहेगी, डिफिकल्ट रहेगी. एंड मैनेजमेंट कैन इन्फ्लेट क्वालिटी क्वांटिटी और दी वैल्यूएशन. और मैनेजमेंट साथ के साथ क्या कर सकती है, क्वालिटी भी कर सकती है इन्फ्लेट, एंड वैल्यूएशन भी कर सकती है. हैंस ऑडिटर परफॉर्म स्पेशल प्रोसीजर टू डिटेक्ट. ऑडिटर क्या करता है, परफॉर्म करते हैं स्पेशल प्रोसीजर क्या डिटेक्ट करने के लिए, फेक इन्वेंट्रीज को, डुप्लीकेट काउंटिंग को, ओमिशन को, मैनिपुलेटेड फिजिकल स्टॉक को, ऑब्सोलीट और लो क्वालिटी इन्वेंट्री को, और शोन एज द गुड स्टॉक. ऐसे स्टॉक जो कि ऑब्सोलीट है, आउटडेटेड है, एंड स्टिल मैनेजमेंट इज अज्यूमिंग दैट दीज विल होल्ड अ गुड वैल्यू. तो ऐसा नहीं है. तो इसको डिटेक्ट करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं. तो स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेज क्या रहेगी, स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फॉर द इन्वेंटरी क्वांटिटीज, हम इसकी बात करने वाले हैं. तो पहला पॉइंट है एग्जामिनिंग इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स टू आइडेंटिफाई रिस्की लोकेशंस. हम क्या करेंगे, इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे बिफोर गोइंग टू फिजिकल वेरिफिकेशन. अब जैसे जो बच्चे इन्वेंटरी ऑडिट करते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन पे जाते हैं, इन्वेंटरी टेस्ट काउंट पे जाते हैं, तो क्या आप ऐसे मुंह उठा के चले जाते हो? नो no. आप क्या करते हो, पहले होमवर्क करके आते हो. यस, यू हैव टू डू द होमवर्क. बिना होमवर्क के आपका सीनियर आपके डाउट्स तक नहीं लेने को खुश होएगा. इवन इन कॉर्पोरेट ऑल्सो हम सीनियर के पास जाने से पहले होमवर्क करके लेके जाते हैं ताकि उनको पता चले यस वी हैव डन द रिसर्च, वी हैव डन द एनालिसिस, एंड फिर उसके बाद हम डाउट लेके आए आपके पास. तो यही काम होते हैं. आप मैनेजमेंट को ये तो नहीं बोलोगे भाई मैं नहाया धोया नहीं था, बस ऐसे ही आ गया मुंह उठा के इन्वेंटरी काउंट करने. नहीं, यू हैव टू डू दी होमवर्क. तो होमवर्क के नाम पे ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, बिफोर इन्वेंटरी काउंट, फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग, रिकॉर्ड्स को चेक करना पड़ता है. ऑडिटर स्टडीज इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स बिफोर स्टॉक काउंट टू आइडेंटिफाई. स्टॉक काउंट से पहले वो क्या करेगा, इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स को स्टडी करेगा. क्या स्टडी करेगा, हाई वैल्यू आइटम्स देखेगा, स्लो मूविंग गुड्स देखेगा, रिमोट गोडाउन कौन से है वो देखेगा, इजीली मूवेबल आइटम कौन कौन से है वो देखेगा, अनयूजुअल स्टॉक फ्लक्चुएशन कौन कौन सी जगह है वो देखेगा. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है लोकेशन का. दीज एरिया रिक्वायर्स एक्स्ट्रा अटेंशन. जैसे कि उसको कभी आपसे एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए था बट आपने दिया नहीं, इसलिए वो ब्रेकअप करके आपसे चली गई. आपकी किस्मत खराब थी, कोई आपको बताने वाला नहीं था कि उसको ना अटेंशन चाहिए था. जैसे कि मैं ऑडिट, देखो ऑडिटर ऑडिट सब्जेक्ट कितना अच्छा है, वो पहले से ही आपको बताते हैं कौन कौन से आइटम पे स्पेशल अटेंशन देना है. काश जिंदगी में भी कोई ऐसा होता. बट सो सैड, योर किस्मत इज वेरी फूटी. तो अपने पास दो लोकेशन है, एक दिल्ली में है और एक जयपुर में. दिल्ली जो है अपनी प्राइम लोकेशन है, एंड जयपुर अपनी कौन सी है, स्मॉल लोकेशन है, जहाँ पे अपना सामान कम बिकता है, राइट. अब देखा जाए तो जहाँ पे आपका सामान कम बिकता है वहाँ पे आपकी इन्वेंट्री भी कम होनी चाहिए, बट यहाँ पे उल्टा है. दिल्ली जो कि मेन लोकेशन है वहाँ पे आपका सामान इन्वेंट्री स्टॉक में ही नहीं रहती, सिर्फ 2 CR की इन्वेंट्री रखी है, एंड जयपुर में आपकी 5 CR की रखी है. दैट विल गिव अ डाउट टू द ऑडिटर कि हो सकता है कि जयपुर वाले गोडाउन में फेक स्टॉक होगा, टेम्पररी स्टॉक पार्किंग हो सकती है, और इन्फ्लेटेड इन्वेंट्री हो सकती है, राइट. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लोकेशन कि ऑडिटर ने क्या स्टडी किया.
देन उसके बाद, अच्छा ठीक है, पहले बियर टैक्स से पढ़ लेते हैं। इन्वेंट्री क्वांटिटीज में हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है? एग्जामिनिंग द एंटिटीज इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। एंटिटी के इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को हमें क्या करना है? एग्जामिन करना है टू आइडेंटिफाई लोकेशंस और आइटम्स दैट रिक्वायर स्पेसिफिक अटेंशन ड्यूरिंग और आफ्टर द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, राइट। फिर उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज ऑब्जर्विंग इन्वेंट्री काउंट ऑन अनअनाउंस्ड इन्वेंट्री डेट। तो इन्वेंट्री को हमें ऑब्जर्व करना है अनअनाउंस्ड डेट पे। कैसे? आप मैनेजमेंट को जाके बोलोगे धप्पा, वाई? क्योंकि आपने उनको पहले बताया ही नहीं, आप स्टेट पे आने वाले हो, आप उनके पीछे से आंखों पर ढकोगे और बोलोगे पहचानो मैं कौन, तुम्हारा ऑडिटर। तो ऐसा कुछ होगा, आप सरप्राइज विजिट पे चले जाओगे, सरप्राइज इन्वेंट्री वेरिफिकेशन करने वाले हो, और कंडक्टिंग इन्वेंट्री काउंट एट ऑल लोकेशन एट द सेम डे। और या तो जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले एक ही दिन पे क्या करते हैं, रेड करते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको हम, यस, हिंदी में बोलते हैं छापा मारना। तो हर एक लोकेशन पे आप सेम डे पे क्या कर रहे हो? छापा मारने गए हो। या तो आप सरप्राइज चेक कर रहे हो, या एक ही दिन पे आपने सारी जगह पे क्या कर दिया? छापा मार दिया। ऑडिटर में सडनली विजिट वेयर हाउस विदाउट प्रायर नोटिस। किस वजह से? इफ मैनेजमेंट नोज काउंटिंग डेट इन एडवांस दे में, अगर मैनेजमेंट को पहले से ही पता है कि आप आने वाले हो, तो एडवांस में क्या करेगी? टेम्परली बोरो कर लेगी स्टॉक को बोरो कर लेगी। मान लो उन्होंने बुक्स में बहुत ज्यादा इन्वेंट्री दिखाया था, 10 सीआर का दिखाया था, बट एट प्रेजेंट उनके पास 8 सीआर ही है, तो वो 2 सीआर की इन्वेंट्री को क्या कर लेगी? बोरो कर लेगी, एंड उसको फिर कुछ दिन बाद क्या कर देगी? वापस दे देगी आफ्टर दी ऑडिटर्स फिजिकल वेरिफिकेशन। देन रीअरेंज एम्प्टी बॉक्सेस। एम्प्टी बॉक्सेस को क्या कर लेंगे? रीअरेंज कर लेंगे। मैनिपुलेट कर सकते हैं हम क्वांटिटीज को, राइट। दिस वाज आवर पॉइंट नंबर सेकंड। Observing inventory count at certain locations on an unannounced basis or conducting inventory count at all locations on the same day. Then we have next point, conducting count near year end. Year end पे हमें क्या करना है? काउंट करना है ईयर एंड पे। अब इंडियन प्रैक्टिस में अपना जो रिपोर्टिंग डेट है वो क्या होता है? 31 मार्च होता है ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब आपको ज्यादा गैप नहीं रखना है। 31 मार्च को करो, एक आप जो है इन्वेंट्री का काउंट करो 14 फैब को। ओ 14 नहीं नहीं, 14 फैब नहीं, आपकी वो नाराज हो जाएगी आपसे। तो आपको 14 फैब को नहीं, 13 फरवरी को आपने इन्वेंट्री काउंट किया था, और रिपोर्टिंग डेट आपकी कौन सी है? 31 मार्च है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गैप आ जाएगा, और मैनेजमेंट को टाइम मिल जाएगा इन्वेंट्री को मैनिपुलेट करने का आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक। 13 फैब को आपने फिजिकल वेरिफिकेशन कर दिया क्योंकि 14 को आपको छुट्टी मनाने जाना था। तो यहाँ पे मैनेजमेंट को क्या मिल जाएगा? पूरा पूरा चांस मिल जाएगा इन्वेंट्री को मैनिपुलेट करने का। इन्वेंट्री शुड प्रेफरेबली बी काउंटेड ऑन 31 मार्च, यानी कि रिपोर्टिंग डेट पे, और वेरी क्लोज टू रिपोर्टिंग डेट, जैसे कि 29 मार्च हो गया, 30 मार्च हो गया, राइट। तो इस तरीके से, बिकॉज लॉन्ग गैप इंक्रीज मैनिपुलेशन रिस्क। लॉन्ग गैप क्या करते हैं? मैनिपुलेशन रिस्क को इंक्रीज कर देते हैं, राइट। This was our point number third. Conducting inventory count at or near the end of the reporting period to minimize the risk of inappropriate manipulation during the period between the count and the end of the reporting period. फिर उसके बाद है नेक्स्ट, एडिशनल प्रोसीजर ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन करते हुए एडिशनल प्रोसीजर्स ऑडिटर क्या लगा सकता है? वो ऊपर ऊपर से मुंह दिखाई नहीं करके आएगा दुल्हन की, वो डीपली टेस्ट करेगा। और दुल्हन कौन है यहाँ पे? इन्वेंट्री है। ऑडिटर परफॉर्म डीपर चेकिंग इंस्टेड ऑफ द मेयरली काउंटिंग ऑफ कार्टेन्स। कार्टेन को मेयरली काउंट करने की जगह वो डीपर चेकिंग करेगा। एंड डीपर चेकिंग कैसे होगा? ऑडिटर एग्जामिन कंटेंट इनसाइड द बॉक्सेस। कार्टेन में क्या है वो चेक करेगा। फेक टैगिंग मेथड, टैग आपने गलत तरीके से किया हुआ है। एम्प्टी कार्टेन्स है, कोई चरस गांजा वांजा फूकने का आइटम उसमें रखा हुआ है। फिर उसके बाद क्वालिटी ऑफ गुड्स, और गुड्स की क्वालिटी। अगेन क्वालिटी में यस, ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट, ही मे हायर एन एक्सपर्ट आल्सो, लाइक केमिकल लोचा वाला थिंग्स, राइट। उसके बाद अब हम आते हैं मेंटोस जिंदगी पे। मेंटोस जिंदगी मतलब होलो स्क्वायर मैनिपुलेशन। किसकी बात करेंगे हम? होलो स्क्वायर मैनिपुलेशन की। होलो स्क्वायर मैनिपुलेशन क्या होता है?
Should I give you 30 seconds to think, to Google it? Yes. Take my dear your 30 seconds. I'm waiting for you guys. Please Google it. Okay, your 30 seconds over now. होलो स्केयर का मतलब क्या होता है? बेसिकली आपने छोटी क्लासेस में भी क्यूब के बारे में पढ़ा होगा। क्यूब की 6 साइड होती है एंड मैनेजमेंट भी किसी इसी तरीके से अपने जो स्टॉक है उसको क्या करती है, स्टैक करती है। ऊपर ऊपर से ढांचा दिख रहा होता है कि वो क्यूब बना हुआ है, बट एक्चुअल में क्यूब होता ही नहीं है। आपको गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी, आपने जस्ट थोड़ा सा हाथ लगा लिया कार्टेन पे, हाथ के साथ आप ही जा गिरे अंदर और पता चला कि ये तो बाहर का क्यूब बनाया था, अंदर तो कुछ था ही नहीं। मतलब कि मैनेजमेंट फेक भी कर सकती है कि यस वी हैव द इन्वेंटरी बट अंदर तो कुछ था ही नहीं। दिस वाज पॉइंट नंबर 4। Performing additional procedure during the observation of the count, for example, more rigorously examining the content of the boxed item, the manner in which the goods are stacked, for example, hollow square. Hollow square मैंने समझा दिया आपको मेंटोस जिंदगी, or labeled and the quality, that is purity, grade or concentration of the liquid substance such as perfume or specialty chemicals. यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट में बी हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड। एंड एक्सपर्ट के वर्क को यूज करने का जो अपना स्टैंडर्ड है वो है एस ए 620। एंड इवन वी विल बी टॉकिंग अबाउट वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट इन एस ए 500 ऑल्सो। कंपेयरिंग द क्वांटिटी, सॉरी, ऑडिटर के एक्सपर्ट की बात हम ऐसे 620 में करेंगे एंड मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की बात हम करेंगे ऐसे 500 में। याद रखना, जब मैं ऐसे 500 एंड ऐसे 620 पढ़ाऊंगी तब मैं आपसे दोबारा पूछने वाली हूँ कि कौन से एक्सपर्ट की बात कहाँ पे की गई है। कंपेयरिंग द क्वांटिटीज फॉर करंट पीरियड विद प्रायर पीरियड बाय क्लास और category of inventory, location or other criteria, or comparison of quantities counted with the perpetual records. यही अपना नेक्स्ट पॉइंट है। कंपेयरिंग करंट क्वांटिटी विद द प्रायर पीरियड, ऑडिटर्स कंपेयर करंट स्टॉक को कंपेयर करेगा प्रीवियस ईयर स्टॉक से, प्रोडक्शन लेवल से, सेल्स ट्रेंड से। सेल्स अपना कितना हुआ है पिछले साल, था 10 लाख और 10 सीआर का, अब है 10.5 सीआर का। इन्वेंट्री मेरी कितनी है 2, और यहाँ पे करंट ईयर में 3.6। ये परसेंटेज मैंने उल्टा लिख दिया, ये 80% है और यहाँ पे 5% आएगा, राइट। तो सेल्स में सिर्फ और सिर्फ 5% का इंक्रीज है एंड योर इन्वेंट्री इज इंक्रीज बाय 80%। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? व्हाई? लाइक सेल्स आपका सिर्फ और सिर्फ 5% बढ़ा है, इन्वेंट्री 80%, तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री कहीं ना कहीं फेक है। तो यहाँ पे डाउट अराइज होगा इन द ऑडिटर्स माइंड। Using computer assisted audit techniques to further test the compilation of the physical inventory count. For example, sorting by tag number to test tag controls or by item serial number to test the possibility of item omission or duplication. Using CAT, auditor uses software tools to detect duplicate tag number, missing serial number, repeated inventory entries and unusual adjustments. कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज हम करने वाले हैं, राइट। तो ये अपने थे 5 पॉइंट, स्पेसिफिक रेस्पॉन्स टू दी एफएफआर बाय इन्वेंटरी क्वांटिटीज। एंड अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक रेस्पॉन्स टू एफएफआर रिलेटिंग टू मैनेजमेंट एस्टीमेट। पहले इसका बेस क्रिएट करते हैं, हालांकि बेस मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ बट स्टिल ठीक है, रिवाइज हो जाएगा, राइट। यहाँ पे भी अपना मेंटोस जिंदगी वाला एग्जाम्पल है। तो मैनेजमेंट एस्टिमेट आर हाईली जजमेंटल एरिया वेयर एग्जैक्ट अमाउंट आर नॉट नोन, क्योंकि यहाँ पे क्या लगती है, असम्पशंस लगती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, यहाँ एस्टिमेट्स लगेगा। वारंटी प्रोविजन पे ईसीएल, सीए फाइनल, एसए, इंड एस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पे आपको ईसीएल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में बताया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ईसीएल फुल फॉर्म कोई बताएगा मेरे को? इंडेस 109 के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, इट इज एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ऑन द डेटर्स। तो वो चीज हम इंडेस 109 में सीखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर तो मैम जीएसटी का कॉन्सेप्ट था, बेवकूफ मत समझो, हमको हमने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत। तो
useful life of the asset, and then fair valuation, and then inventory obsolescence, provision for litigation. इसमें क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन हो सकती है, प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है, लायबिलिटी को कम किया जा सकता है, एसेट को ज्यादा दिखाया जाता है, और अर्निंग को स्मूथ भी किया जा सकता है। और अर्निंग को किस तरीके से स्मूथ करते हैं, मैंने ये आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया हुआ है प्रॉपर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके, राइट। ये अपना बेस था। अब एक्चुअल में बात करते हैं कि हाउ एफएफआर इज एड्रेस्ड हियर। यूजिंग एन एक्सपर्ट टू डेवलप एन इंडिपेंडेंट एस्टिमेट फॉर कंपैरिजन ऑफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट। मैनेजमेंट ने जितना एस्टिमेट लगाया उसको हम कंपेयर करने के लिए किसका हेल्प ले सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की हेल्प हम ले सकते हैं। जैसे using an expert to develop an independent estimate, ऑडिटर में यूज कर सकता है या फिर अपॉइंट कर सकता है वैल्यूएशन एक्सपर्ट को, एक्चुअरी को, इंजीनियर को, लीगल एक्सपर्ट को, टेक्निकल स्पेशलिस्ट को, to independently calculate estimate and compare it with the management estimates. For example, एक कस्टमाइज हाईली कस्टमाइज मशीनरी मैनेजमेंट ने बनवाई थी। मशीन की जो कॉस्ट थी वो 1 CR की थी। मैनेजमेंट का एस्टिमेट क्या कहता है कि यूजफुल लाइफ कितनी है, 20 ईयर्स, बट एक्सपर्ट के ओपिनियन में उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 10 ईयर्स थी। यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन निकाला 1 CR डिवाइड बाई 20 ईयर्स, 1 CR डिवाइड बाई 10 ईयर्स, तो यहाँ पे 5 लाख का डेप्रिसिएशन आया और यहाँ पे 10 लाख का डेप्रिसिएशन आया, राइट। तो जरा सा एस्टिमेट आपने हिलाया और यहाँ पे एक्सपेंस 5 लाख से क्या हो गया, कम दिखाया, अंडर स्टेट दिखाया। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग हर साल आपको 10 लाख का डेप्रिसिएशन बुक करना चाहिए था, बट मैनेजमेंट ने उसकी यूजफुल लाइफ ही 20 ईयर्स दिखाई, तो उसने 5 लाख बुक किया पीएल में इन द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे आपने 5 लाख जो है अंडर चार्ज किए, जिससे कि प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 5 लाख से इन्फ्लेट हो जाएगा, एक्सपेंसेस हमारे अंडर स्टेटेड है, राइट। फिर उसके बाद है एक्सटेंडिंग इंक्वायरी बियॉन्ड मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। जब आप इंक्वायरी का प्रोसीजर लगाते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, यू कैन आस्क क्वेश्चन टू whomever you want to, right, and even you can involve your expert also to cross question the things. Auditor should not rely on the management explanation. मैनेजमेंट के एक्सप्लेनेशन पे सीधा सीधा ऑडिटर को रिलाय नहीं करना चाहिए। इंक्वायरी किससे करो आप, मैनेजमेंट के अलावा प्रोडक्शन टीम से करो, लीगल टीम से करो, सेल्स टीम से करो, जिनके पास डायरेक्टली अकाउंट्स का एक्सेस नहीं है, ऑपरेशनल टीम से करो, प्रोजेक्ट मैनेजर से करो, एक्सटर्नल पार्टी से करो, जैसे कि लीगल टीम्स इंडिपेंडेंट वाली, ना कि इन हाउस वाली। क्यों करें हम ऐसा, टू वेरीफाई whether management assumptions are realistic and whether management actually intends or can implement its plan। क्या मैनेजमेंट की जो assumption है वो रियलिस्टिक है, क्या मैनेजमेंट एक्चुअली चाहती है और क्या एग्जीक्यूट कर सकती है प्लान्स को, ये हमें जानना है। तो मैनेजमेंट इंक्वायरी क्या बोलती है, ओल्ड इन्वेंट्री विल डेफिनेटली बी सोल्ड नेक्स्ट ईयर। पुरानी जो इन्वेंट्री है आने वाले साल में हम उसको बेच देंगे, सो नो प्रोविजन नीडेड। बट जब हमने सेल्स मैनेजर से इंक्वायरी की तो उसने बोला कि ये जो मॉडल है वो बहुत आउटडेटेड हो चुका है एंड इसकी डिमांड क्या है, ऑलमोस्ट जीरो है, नेग्लिजिबल है। तो यहाँ से मैनेजमेंट का जो इंक्वायरी था, जो रेस्पॉन्स था, वो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो इसलिए बोला गया है कि ऑडिटर को मैनेजमेंट के साथ साथ ऑपरेशनल लोगों से भी बात करना चाहिए, थर्ड पार्टी से भी बात करना चाहिए। देन नाउ वी कम्स टू आवर मेंटोर्स जिंदगी। मेंटोर्स जिंदगी क्या है, अब आप क्या कर रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो गोइंग कंसर्न से रिलेटेड। यहाँ पे मैंने आपको प्रोजेक्ट मैनेजर से भी इंक्वायरी का एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे बोला ही था मैंने, राइट। मैनेजमेंट इंक्वायरी में क्या बोला, कंपनी विल रिकवर लॉसेस बिकॉज न्यू प्रोजेक्ट विल स्टार्ट सून। मैनेजमेंट बोलती है कि देखो ऑडिटर साहब, वी नो कि हमारी जो कंपनी है वो लॉस इनकर कर रही है, बट हमने न्यू प्रोजेक्ट उठाया है, उस नए प्रोजेक्ट से कैश फ्लोज आना हमें शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो जाएगी, हमारे बूस्ट होने लग जाएंगे, बोल दिया मैनेजमेंट ने। बट मैंने उनकी बातों पे इतना विश्वास नहीं किया, भाई तू भी भगवान है क्या, मैं दूसरे ओर से भी पूछूंगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने बोला अप्रूवल पेंडिंग चल रही है प्रोजेक्ट पे, फंडिंग अनअवेलेबल है और प्रोजेक्ट अनलाइकली टू स्टार्ट, और प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगता कि स्टार्ट हम कर पाएंगे, मैनेजर ने ऐसा बोला। तो व्हाई दिस प्रोसीजर मैटर्स, मैनेजमेंट में इंटेंशनली यूज ऑप्टिमिस्टिक अजम्पशन। यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक अजम्पशन ही तो ली कि मोस्ट प्रोबेबली,
और यहाँ पे भी तो ऑप्टिमिस्टिक अजम्पशन ही ली कि बिक जाएगा, बट एक्चुअल में नहीं बिकेगा, राइट। सप्रेस नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अप्रूवल पेंडिंग है और ये सब। डिले रिकॉग्निशन ऑफ द लॉसेस, लॉसेस का रिकॉग्निशन को वो डिले कर सकती है। इन्फ्लेट एसेट वैल्यूज। इंडिपेंडेंट कोरोबोरेशन हेल्प डिटेक्ट मैनेजमेंट बायसनेस। इंडिपेंडेंट कोरोबोरेशन हमें किस में मदद करता है? मैनेजमेंट की बाइसेस को देखने में, कहाँ कहाँ पे उसने बाइसनेस दिखाई है। फिर इंटेंशनल फ्रॉड एंड अनरियलिस्टिक assumptions, राइट। तो these were the responses to the specific items which were revenue recognition, management estimate and inventory quantities, and you have to by heart them, राइट। एंड बाय हार्ट तो करोगे ही, एग्जाम में तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, मैंने समझा दिया है। एक्सटेंडिंग इंक्वायरीज to individual outside of the management and the accounting department to corroborate management's ability and intent to carry out plan। क्या मैनेजमेंट की क्षमता है वो कर पाएगी, क्या मैनेजमेंट चाहती है कि वो प्लान्स को एग्जीक्यूट करे। आर रेलिवेंट टू डेवलपिंग एस्टिमेट्स। दीज वर योर स्पेसिफिक रेस्पॉन्स टू एफएफआर, राइट। एंड क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इससे पहले एक टॉपिक वी वर देयर, हाँ, तो हम यहाँ पे थे कंसीडरेशन एट असर्शन लेवल पे। यही था मेन, तो यही था अपेंडिक्स 2 हमने स्टार्ट करनी थी और एसेसरीज को मटेरियल स्टेटमेंट को एड्रेस करना था, तो वहाँ पे स्पेशल कंसीडरेशन टू असर्शन लेवल था। मैंने आपको बोला था कि ये सब चीज़ों का मिक्स है, तो हमने रिवेन्यू रिकॉग्निशन पढ़ लिया, इन्वेंट्री का पढ़ लिया एंड उसके बाद अकाउंटिंग मैनेजमेंट एस्टिमेट्स पढ़ लिए। अब देखना कि सारे पॉइंट जो है आपके वही वही रहेंगे, तो दिस विल बी अ होमवर्क फॉर यू। क्या रहेगा ये आपके लिए? होमवर्क रहेगा, आप अपने आप से पढ़ के आना। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। तो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज में देखो, विजिटिंग लोकेशन और परफॉर्मिंग सर्टेन टेस्ट ऑन सरप्राइज और अनअनाउंस बेसिस, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। रिक्वेस्टिंग इन्वेंटरीज बी काउंटेड एट एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड और अ डेट क्लोजर टू पीरियड एंड, ये हम देख चुके हैं इन्वेंटरी में। ऑल्टरिंग द ऑडिट अप्रोच इन करंट ईयर, हमने बताया था कि अगर ऑडिटर ने सेम पैटर्न में किया तो मैनेजमेंट मैनिपुलेट करके रखेगी पहले से, ये हम चीज़ पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल से नहीं समझाया? सब समझा चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने बोला कि ये आपके लिए क्या रह जाएगा? होमवर्क रह जाएगा। परफॉर्मिंग अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ एंटिटीज क्वार्टर एंड एंड ईयर एंड एडजस्टिंग एंट्रीज, हमने मेमोरेंडम जर्नल एंट्रीज के बारे में पढ़ा था इफ यू रिमेंबर। फिर उसके बाद फॉर सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजेक्शन पर्टिकुलरली दोज अकरिंग एट और नियर एंड, इन्वेस्टिगेटिव पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी, ये भी हमने देखा था। कट ऑफ टेस्टिंग करेंगे हम यहाँ पे, रिलेटेड पार्टी को एनालाइज करेंगे, सोर्स देखेंगे फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, राइट। फिर उसके बाद हमने ये चीज़ भी देखा था कि परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर यूजिंग डिसएग्रीगेटेड डेटा। डिसएग्रीगेटेड डेटा मैंने आपको एक प्रॉपर एक्सेल दिखा के समझाया था रिवेन्यू रिकॉग्निशन को लेके, राइट। फिर कंडक्टिंग इंटरव्यूज और पर्सनल इन्वॉल्व इन एरियाज वेयर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड हैज आइडेंटिफाइड, उनसे इंक्वायरी करना है मुझे। ये सारे पॉइंट हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, आपको सारे एग्जाम्पल भी याद आ जाएंगे। इफ किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो, जैसे रिकन्सिलिएशन प्रिपेयर्ड, बीआरएस का बताया था, इंटरिम का बताया था, कैट का बता दिया, इंटीग्रिटी ऑफ कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड्स वो बताया था कि बैक डेटेड एंट्रीज तो नहीं मार पा रहे हैं हम, ये सारी चीज़ें देखी थी। तो ये सारा उस चीज़ का मिक्स है। अगर कोई पॉइंट आपको होमवर्क में समझना है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो एंड इवन give you the short voice clip notes if you ask me on my TG, right? So this is homework for you, and in the next part, what we will be covering is the specific response to risk of material misstatement arising due to misappropriation of asset। ये हमारा क्या रहेगा? नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इन द नेक्स्ट lecture। So I hope you have enjoyed this lecture. Keep revising this stuff and please remember see Anjali Jain if you have any doubt. So good night, guys. Take care. You can see I am recording this particular class on almost 11 p.m. today after office. So keep revising the stuff. If I'm doing efforts after the 8 to 10 hours office job, you can also give the effort जहाँ पे आपको सिर्फ सुनना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है। एंड मेरे को अपनी जगह लेके देखो, मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ, उसके बाद आके नोट्स बना रही हूँ एंड 10 वीडियोस बना रही हूँ, तो इट टेक अ लोड। सो आई नीड यू ऑल्सो टू पुश योर सेल्फ इन टू दैट एफर्ट्स कि आप यहाँ पे अच्छे मार्क्स लेके आओ विद द क्लियर अंडरस्टैंडिंग, राइट। Good night, guys. Take care. Have a rest. Good day.